अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, हो भी रहे हैं या नहीं, और क्या आइंदा सेशन भी होगा? इस वक्त तहरीरी मुतालबात जो PTI ने जमा कराने थे अभी तक जमा नहीं हुए, बल्कि अब तो PTI कह रही है इसकी ज़रूरत नहीं है, और हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि PTI ने एक जो वादा किया था उससे मुकर रही है। इसके साथ ही कुछ नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकशों का जिक्र हो रहा है। बानी PTI इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने के हवाले से जो खबरें गर्म थी, आज बानी PTI की जो हमशीरा हैं अलीमा खान, उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि बिल्कुल ये पेशकश हुई थी, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिया है। आइए, बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब का ये एक इंटरव्यू था, और शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज हमारे साथ भी मौजूद हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब, वो ऑफ़र ख़त्म हो गई क्योंकि आपने ही ये बताया कि खान साहब ने आपसे जिक्र किया था मुलाकात में, और आपकी आखिरी मुलाकात जो हुई है उसमें कोई ऐसा तासुर मिला आपको कि ये पेशकश मौजूद है या अब नहीं है? क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया मतियुल्लाह जान। ये ऑफ़र जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू मोहसिन नकवी साहब ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब को की थी, और ये पेशकश लेके खान साहब के पास गए। खान साहब ने ये पेशकश रद्द कर दी थी, जिसके बाद 25 नवंबर तक जो मुज़ाकरात हुए उसमें फिर ये पेशकश आई कि खान साहब की जो रिहाई है वो 20 दिसंबर तक हो सकती है। खान साहब ने खुद मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए इसका इकरार किया कि ये डील मैंने रद्द की है, और ये सारे जो मुज़ाकरात हो रहे थे बिल्कुल गौर साहब के कोऑर्डिनेट कर रहे थे अली अमीन खान, लेकिन वो ये ऑफ़र लेकर नहीं गए। अलबत्ता बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो अली अमीन खान की नुमाइंदगी कर रहे थे। ठीक है, तो ये 20 दिसंबर तक जो रिहाई की ऑफ़र की गई थी, ये रिहाई क्या अदालत के ज़रिए होनी थी या महज मुंतकिली होनी थी, बनीगाला शिफ्ट करना था? नहीं, रिहाई मतलब ये है कि जो अभी हमने मुतालबे रखे हैं, रिहाई तो ऐन मुमकिन है अगर अदालतों पे मज़ीद दबाव या बोझ न डाला जाए। अब इधर खान साहब की रिहाई हो जाती है, बेल हो जाती है, बरियत हो जाती है, दूसरी जानिब नया केस खुल जाता है। तो जब तक ये इंतज़ामिया यानी एग्जेक्टिव नए केसेस में खान की गिरफ्तारी से बाज नहीं आएगी, ये जो तवातर से खान की रिहाइयाँ या बरियतें हो रही हैं, इनका फ़ायदा नहीं है खान की रिहाई में। तो अभी नए केसेस में तो बज़ाहिर कोई फौरी गिरफ्तारी हमने नहीं देखी हाल ही में। आपको लगता है कि अभी भी खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते मौजूद हैं? अगर आप खान साहब के केसेस के ट्रायल का जायज़ा लेना तो सबसे पहले जो केस था वो तोशा खाना केस था, जिसमें खान को 5 अगस्त 2023 को गिरफ़्तार किया गया। वो केस जो ही मंतकी अंजाम तक पहुंचता है और खान की सज़ा होने के करीब आती है तो सैफर केस खुल जाता है, और जब ये सज़ा हम चैलेंज करते हैं तो सैफर की सज़ा आ जाती है। सैफर की सज़ा चैलेंज होती है तो इद्दत केस की सज़ा आ जाती है। यूँ इन्होंने यकमुश्त खान को कभी गिरफ्तार नहीं किया कि ये इतने सारे केसेस है। कानून का तकाजा तो ये है ना कि जो भी आपको जितने फौजदारी मुकदमात में मतलूब है सबको आपने यकमुश्त एक दफ़ा गिरफ्तार करना है। इन्होंने खान को यक के बाद दीगर है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कल केस लगा था और मौखर हुआ है 13 को, तो अब वो जो है सोर्ड ऑफ डेमोक्लिस की तरह जो ये अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला सुनाया जाना था वो अब 13 में चलेगा। 13 अब अलकादर ट्रस्ट केस के बाद तोशा खाना 2 जो है वो फिर रैप हो जाएगा। नहीं, मेरा सवाल यह कि क्या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट और PTI के राब्ते मौजूद हैं, चाहे वो खान साहब के ज़रिए चाहे आपके ज़रिए? नहीं, देखिए अभी जब यह सानिया 26 नवंबर हुआ तो इसके बाद जो है खान साहब के मौक़िफ़ में जो है वो बड़ी सख्ती आई, और PTI जो है वो मत मना रही है अपने शुहदा का। तो इसके बाद डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते या रवाबित थे वो मुनक़ता हुए, और अब इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट नहीं है।
नहीं, मतलब ये कि ऐसी फिलवक्त इस मौजू पे जो है कोई गुफ्तगू सुनी शुरू नहीं हुई है। अलबत्ता ये जो हुकूमत के साथ या सियासी पार्टियों के साथ जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इसके पुष्ट पर भी एस्टेब्लिशमेंट की जो है रजामंदी ज़रूर है। ये आपको कैसे यकीन है? मुझे इसलिए यकीन है कि ये मुज़ाकराती अमल, अगर आपको याद हो, मैंने इस हवाले से आगाज़ किया और नेशनल असम्बली में एक तकरीर की। इसके बाद जो है 2-3 मीटिंग्स जो नून के माहिदीन हैं उनके साथ स्पीकर साहब के दफ्तर में हुई है, तो अल-ऐलान उन्होंने कहा है कि ये, लेकिन वो जो आपने तकरीर की थी पार्लियामेंट में, जिसके बाद ये एक आप कहते हैं मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, उस तकरीर का ख्याल आपको कैसे आया? तकरीर का ख्याल तो बस आ गया, मतलब ये है कि यानी जब पार्लियामान में खुद बैठते थे आपस में या फिर स्पीकर साहब के दफ्तर में जाते थे, तो या उनके चीफ विप या स्पीकर साहब से गुफ्तगू होती थी, तो उनके बातों में जो है वो ये ख्वाहिश हमें नज़र आती थी कि शायद अगर कोई तजवीज़ आ जाए तो वो रेसिप्रोकेट होगी। तो लिहाजा मैंने जो है अपने तय, और ख़ान साहब ने मुज़ाकराती टीम भी उस वक़्त अनाउंस कर दी थी, तो जब मुज़ाकराती टीम बनाई इसीलिए है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे, तो फिर इसको पुश देने के लिए मैंने ये तजवीज़ दी असम्बली में। अच्छा, आपकी खान साहब से आखिरी मुलाकात क्या हुई और आपको क्या तासुर मिल रहा है कि क्या खान साहब सीरियसली परसू कर रहे हैं इन मुज़ाकरात को? देखिए, खान साहब की ख्वाहिश थी, तो इसी ख्वाहिश के नतीजे में खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बनाई। ये मुज़ाकराती टीम उन्होंने वाज़ेह तौर पे हुकूमत और इनके एलाइज के साथ मुज़ाकरात करने के मैंडेट के साथ जो है कायम की या बनाई। इसके बाद जो है 2 सेशन हुए, छोटी छोटी चीज़ों में अब हम उलझ गए हैं, तहरीरी तौर पर नहीं दिए। तहरीरी की ज़रूरत क्या है जब यानी तमाम कौम के सामने आपके साथ बैठ गए, एलामिया जारी हो गया, ये हमारे मुतालिबात है, अब आप कहते हैं तहरीरी दे, इसके फिर लीगल कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, सियासी नताइज भी होते हैं। तो हमारी टीम ने ज़रूरी समझा कि खान साहब को इस पे ऑन बोर्ड ले लें। अब वो मुलाकात जो है, देखिए मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ इन मुज़ाकरात का, और आप मुझे इसका बुलवर्क समझ सकते हैं, और इन मुज़ाकरात से पूरी कौम की तवक्कुआत है। लेकिन आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुना, मैंने अपने सेक्रेटरी इत्तलात का बयान सुना, मुझे यकीन था कि आज खान साहब से हमारी टीम की मुलाकात कराई जाएगी। यह मुलाकात न करने देना ये बदनीयती पर मबनी है, और मुझे शदीद अंदेशे पैदा हो गए हैं कि मुज़ाकराती अमल अब सबोटाज हो रहा है। यानी कि हुकूमत वक्त जो हैं उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि ये मुज़ाकराती टीम की जो है मुलाकात करा दे। अदरवाइज़ ये कानूनी हक़ है खान का भी और हमारी सियासी टीम का, और हाई कोर्ट ने उसमें मैं ही वकील था, मैंने ही वो रिट पिटीशन दायर की थी, जो ICA में अदालत आलिया इस्लामाबाद ने यह फैसला किया कि जी जुमेरात के दिन जो है वो सियासी लीडरशिप मिलेगी। तो लिहाजा न मिलने देना जो है, इसका मतलब है कि आप पेशरफ्त नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है आप कौन पेशरफ्त नहीं चाहता, हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट? मुझे तो ये जो डेवलपमेंट है ये तो मुझे हुकूमत की नज़र नहीं आती है। मैं समझता हूँ कि शायद इसके पीछे शायद एस्टैब्लिशमेंट का फरमा हो, लेकिन ये अगर चाहें तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इतनी रुकावट नहीं बन सकती है। इनको चाहिए था। क्या इसकी वजह कि इमरान खान की वो तल्ख जुबानी तो नहीं है जो कल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में? देखिए, वो क्या करें, उसके वर्कर जो हैं मारे जा रहे हैं, वो खुद बेगुनाह 1.5 साल से जेल में हैं, उसकी लीडरशिप जेल में है, उसका मैंडेट चोरी हुआ। अब वो गिला भी ना करें, शिकवा भी ना करें, एहतजाज भी ना करें, बात ही ना करें, तो देखें ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। उसके टिवार्स के तहत कोई ज़बानबंदी की कोई इस्तिदा आएगी या कोई ज़बान जो है वो ज़रा थोड़ी सी हल्की तलख की कोई। अगर आप इमरान खान से अगर मिलते हैं, अभी मुलाकात करते हैं,
तो आप क्या मशवरा देंगे इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के हवाले से, उनके रवैये के हवाले से, PTI की पॉलिसी के हवाले से क्या मशवरा देंगे? देखिए, खान को इसमें जिम्मेदार या गुनहगार करार नहीं दिया जा सकता जो वो रिएक्शन दे रहा है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़िद और अनाओं से बालातर हो के कौम का सोचना है। ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, अब मिसाल के तौर पे ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, खुदा न ख्वास्ता, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि हम दोबारा आएंगे, हम आएंगे, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हमें फिर मारेंगे। कैसे आएंगे? अमेरिका की मदद से? 20 जनवरी के बाद, ट्रंप के आने के बाद? नहीं, देखिए 20 जनवरी, ट्रंप, इनका हमारे सियासी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी एक सियासी जदोजहद है जो हम जारी रखेंगे। ये नहीं है कि गोलियां चलाने के बाद और लाशें गिराने के बाद अगर ये गलतफहमी है कि PTI डर, अब हम आदी हो गए हैं डर, खौफ, और जो कीमत इनको को चुकानी पड़ रही है, जो कीमत ये जराइम है, किसी को कत्ल करना न फौज के पास इख्तियार है न हुकूमत के पास इख्तियार है। आपने 13 लोगों की लाशें बिछा, दर्जनों जख्मी हुए, अमलाक लूटी गई। हमारे कवानीन के तहत भी ये जुर्म है और इंटरनेशनल कवानीन के तहत भी जुर्म है। नहीं तो रिचर्ड ग्रेनल जो कि एक नामजद कैबिनेट मेंबर हैं ट्रंप इंतजामिया के, उनकी ट्वीट्स भी आपने देखी, उनका इंटरव्यू भी देखा, वो तो बड़े भरपूर अंदाज से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। आप इसको अमरीकी साजिश समझते हैं या मुदाखलत? न मैं साजिश समझता हूँ, न मैं मुदाखलत। दुनिया में बहुत सारे ममालिक ने, पाकिस्तान में ये डी चौक पे जो कत्लेआम हुआ, यूरोपियन यूनियन ने इसको कंडेम किया, आपको पता है, उन्होंने अपना एलानिया जारी किया। लेकिन वो तो फौजी अदालतों की सजाओं के हवाले से रिएक्शन आया है, यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोपियन यूनियन का ये भी कंडेमनेशन 26 नवंबर के हवाले से। और 26 नवंबर के हवाले से आप अगर काइंडली इंटरनेशनल मीडिया देख लें, 26 नवंबर पे जो इंटरनेशनल मीडिया ने और बैनुल अक़वामी बिरादरी ने जो रिस्पांस दिया है, वो तो हम 200 या 1000 दिन भी बैठे रहे थे इस तरह कंडेमनेशन हम साले। लेकिन आपकी अपनी पार्टी ने क्या किया है उसके बाद से? आपकी सूबाई हुकूमत ने कोई कमीशन नहीं बनाया, आपकी सूबाई हुकूमत तो उन ख़ानदानों को सामने नहीं ला सकी कि जो दावा कर रहे हैं कि उनके लोग लापता हैं 26 नवंबर के बाद से। कोई एक बयान, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आप लोग नहीं करवा सके, तो फिर इस तरह के इल्ज़ामात फिर कैसे साबित होंगे? ये सूबाई हुकूमत का काम तो नहीं है ना, ये तो पार्टी का काम है। तो पार्टी ने क्या किया फिर? पार्टी का काम है, और आपकी बात दुरुस्त है। उन तमाम गुमशुदा अफराद के वरसा के साथ मरकज़ी क़यादत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये वो लोग हैं। तो सूबे का पार्टी का सरबराह कौन है खैबर पख्तूनख्वा में? अली अमीन खान है। तो फिर नहीं, लेकिन अली अमीन खान, देखें, ये फैसले तो पार्टी ने करने हैं ना, वो अपने तय फैसला करे कि जी ये लोग, और मैं इसकी बात यहाँ तक आपकी दुरुस्त है कि जो हुआ 26 नवंबर को और इसके बाद हमारे वर्कर्स बहुत सारे बदस्तूर जेलों में हैं, हमारी अमलाक, आता कि उमर अयूब खान की अपनी गाड़ियाँ, आपको हैरत होगी, उसकी अपनी गाड़ियाँ गुमशुदा है। चलें, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपके हवाले से आपके कुछ बयानात ऐसे होते हैं जिससे आपकी पार्टी की क़यादत बड़ी ही डिस्टर्ब होती है, नाराज़ होती है आपसे, जिनमें से एक आपने कहा कि PTI के वकला जो हैं बड़ी फ़ीसें ले रहे हैं इन मुकदमात की। आपके ख्याल में उन्हें फ़ीस नहीं लेनी चाहिए? नहीं, मेरा बयान ये नहीं था। ये तनाज़ा चला था, एक्स पे किसी ने ट्वीट किया था और उसने डिमांड किया था कि हमने डोनेशन दिए हैं वकला की फ़ीसों की मद में, तो हमें हिसाब दिया जाए। मुझसे किसी साफ़ी ने सवाल किया, तो मैंने कहा कि ठीक है, शफाफियत होनी चाहिए, कितनी फ़ीसें दिए, कितनी डोनेशन आई, अब इसमें बुरा मानने वाली क्या? आपका कोई इल्म है कि आपकी पार्टी के वकीलों ने कोई ली हो डोनेशन? मुझे इल्म है। अच्छा, मैं ये वकील था ना। अंदाज़न कितनी रकम ली होगी? मुझे रकम, ये आप या मिसाल यूसुफजई से पूछें जो इस मैटर को डील करती आई है। अच्छा, या मेरा ख्याल है कि जो जितनी भी फीसें अदा हुई हैं वो आप इसको मैटर को डील करते आए हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लीडर्स हैं। मैं अगर नाम लूँगा तो फिर नई कंट्रोवर्सी बनेगी। अच्छा ना, ठीक है, बारह उनके नाम आप नहीं लेना चाहते, मगर आपने आज तक जितने भी PTI के मुकदमात लड़े बगैर फीस के लड़े? तमाम, खान के भी और लीडरशिप के भी, किसी एक से न फीस चार्ज की हैं, और जिधर जिधर हाई कोर्ट्स में गए हैं वो भी तमाम अपने अखराजात पे। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दो जनरेशन्स के नुमाइंदों ने, और राना एहसान अफजल जो कि कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बहुत शुक्रिया आपका, और उनके साथ हफीज़ुल्लाह न्याज़ी सीनियर जर्नलिस्ट और तजिया का हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। वक्फे से पहले शेर अफजल मरवत से जो बात हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, तो न्याज़ी साहब पहले हम मुज़ाकरात के ऊपर ही बात कर लेते हैं, और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम आज फौजी अदालतों की कार्रवाई के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले तो मैं चाहूँगा, आपका तजिया जानना चाहूँगा कि ये जो मुज़ाकरात के दरमियान एक किस्म का तात्तुल पैदा हो गया है, क्या ये वाकई तात्तुल है या ये महज एक हिकमत अमली है और आर्जी तौर पे मामला जो है रुका है? अल्लाह ही जाने कौन बशर है। मेरा तो ये अकीदा था कि ये मुज़ाकरात जो है ना, जो मुज़ाकराती टीम है ना दोनों तरफ की, या कम से कम तहरीक इंसाफ वाली साइड से, तो वो बड़ी यकसू है, क्लियर है, और जिन मुतालबात को मनवा सकती है, तो या उनकी जो नेगोशिएशन कर चुकी है तो वो तो तय हैं जिस दिन से मुज़ाकराती टीम तश्कील आई उससे भी पहले। और मैं इसको थोड़ा मज़ीद देखता हूँ। वो क्या तय है? मैं थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ, ये कि जो 26 आईनी तरमीम है ना, जिस खूबसूरती से सारे ऑन बोर्ड थे, तहरीक इंसाफ, चेयरमैन इमरान खान साहब, फजल रहमान साहब, मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, और पता है कि 26 आईनी तरमीम जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, या उन्हीं के ही एक था कि कम से कम उनको क्या दिया, इंसाफ भी ऑन बोर्ड थी। अच्छा। और उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बाकी उनको जो है वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, फिर वो आपकी बिल्कुल ही एक अजीब, और कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई जन भाजपा का वो तो नहीं है। कह रहे हैं कि PTI की भी हिकमत अमली थी वो आखिरी और फिर उसके बाद उन्होंने किसी जगह पे उसको एंडोर्स किया, और वो सिस्टम के अंदर है। 8 फरवरी के इलेक्शन से लेके कहीं पे देखा हो कि वो किसी जगह पे उन्होंने क्या वजह क्या थी? आप कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कोई एस्टैब्लिशमेंट की और PTI के दरमियान? मेरा अच्छा, मैं उसको थोड़ा सा लेता हूँ, कई एंगल लिया जा सकता है, लेकिन ज़रा जो प्रोग्राम का एक लिमिटेड होता है, उसी के नतीजे में मैं समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात शुरू हुए, इधर से 26 आईनी तरमीम मंजूर हुई, और 2-4-5 दिन के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी मुज़ाकराती टीम यकतरफा तौर पे बल्कि सरप्राइज़ कर दिया। लोगों ने इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये थी गैर मामूली बात थी कि इमरान खान साहब जो है अपनी मुज़ाकराती टीम अनाउंस कर दे। जब ये 26 आईनी तरमीम को क्वाइन किया गया, और मेरे ख्याल 3-4 हफ्ते पहले क्वाइन किया, 25 अक्टूबर से पहले बहुत थे कि आईनी अदालत, आईनी तरमीम, तो मैं बिल्कुल यही बात जो आपके पास कह रहा हूँ, यही बात 26 आईनी तरमीम के बारे में उस दिन से कह रहा था कि जी ये मंजूर भी होगी और इस पर कॉन्सेंसस भी है। और बाकी वो कई बार फिर कहें जी नहीं साहब ने ये कहा था, आज तो फजल रहमान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया, आज तो उन्होंने बड़े इन पर इल्ज़ामात लगा दिया, अब तो तहरीक साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आप न्याय साहब माजरत साहब ये कहना चाह रहे हैं कि PTI जो थी ये शामिल थी इस पूरे खेल में कि जिसके तहत अदलिया को हुकूमत की झोली में डालना था? झोली में डालना था, या उन्होंने आगे जो कुछ हुकूमत को देना था, और फिर उसके बाद जो कंसेशन लेनी थी इमरान खान साहब के लिए या पार्टी के लिए, या आगे जो रास्ता बनाना था, या मुज़ाकरात के लिए टेबल पे लाना था। अभी तक तो कोई ऐसी कंसेशन नहीं आ रही। तो ये हमेशा होता ही है कि क्योंकि इसका अजीबोगरीब हमारी सिचुएशन है कि मुज़ाकरात भले से शहबाज शरीफ साहब और PTI करें, आईनी तरमीम के ऊपर भले से सारी सियासी जमातें जो है कंसेंसस करें, इसमें असल जो फ्रीक है, जैसे ये कहना है जी मुझे आईनी कोर्ट चाहिए, मुझे आईनी अदालत नहीं चाहिए, फर्ज के वो ये कहते हैं आईनी बेंच नहीं, आईनी बेंच चाहिए, मुझे आईनी कोर्ट चाहिए, आईनी बेंच नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे काजी साहब की मैं मफरूज है 3 साल के एक्सटेंशन से काजी साहब के ऊपर। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर उन्होंने ये स्पेस दी होगी। अब
फ्रीक जो भी आपने कई फ्रीक मुतय्यन किए हुए हैं, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट है ये इस मुज़ाकरात में भी किसी जगह पे भी अपना हाथ खींच सकते हो, जो आजकल लगता है कि उन्हें हाथ खींचती है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ठीक है वही मुस्लिम नून जो कि इतनी शीर शक्ल नजर आती थी और दोनों ऐसे जस्से दे रही पार्टी अब दोनों तरफ से आ रहा है, और इमरान खान साहब के भी कल को रात के बयान से लगता है, लेकिन जो मुज़ाकराती टीमें हैं ना उसी हद तक बिल्कुल 26 तरमीम के ही तनासुर में ये मेरा ज़ात तो है कि वो इनकी यकसुई है, लेकिन इमरान खान साहब क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, और इमरान खान साहब की क्या हिकमत अमली रहती है और वो क्या अडॉप्ट करते हैं, वो मेरा ख्याल है कि आया उनके पास। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो मंजूर कराई है बज़ाहिर पीटीआई ने, उसके साथ ही कोई मामलात तो तय हो चुके हैं, आप क्योंकि बगैर मामलात के मेरा ख्याल है कि उसके उसी के एवज में मुज़ाकरात दिए गए हैं। नहीं, मुज़ाकरात देना तो कोई तय नहीं है ना, ये मतलब बहुत बड़ी बात एक्चुअली क्या डिसाइड, क्या इमरान खान को कोई रिलीफ मिली है, पीटीआई को रिलीफ उन्होंने कहा, आप देखें कि कई मरले रिलीफ तो शायद मुज़ाकरात के अंदर भी पीटीआई ने बहुत दी है कि मसलन उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसे अपने आप को जो है उसका मुतालबा छोड़ दिया है, उन्होंने 26 तो पीटीआई को क्या मिला है? अच्छा मैं कह रहा हूँ तो पीटीआई ने जी 2 मुतालबात छोड़े तो क्या मिला है, मेरा सवाल तो ये है ना, इसका मतलब है कि पीटीआई चीजें छोड़ रही है इस तवक्कुफ पे कि मिलेगा, अच्छा जो कि मेरा नहीं ख्याल कि, और वो आखिर में मैंने अब पहुंच चुका, पहले मेरा ख्याल था मुलाकात कामयाब होंगे और इमरान खान साहब के साथ कुछ ना कुछ मामला तय हो जाएगा, अब मेरा ख्याल है कि उनके साथ इमरान खान साहब का एक फिर वो कहेंगे कि अब हाथ हो गया, ब्लफ हो गया। चलें जी, राना अफजल साहब क्या लगता है, आप ब्लफ कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, ख़ास तौर पे ये कहना कि तहरीरी तौर पे मुतालबात दें, ये तो बज़ाहिर जब मुज़ाकरात होते हैं सियासी जमातों के बीच तो किसी से ये कहना कि नाक से लकीर निकालें आप मुर्गा बन जाएं तहरीरी तौर पे, ये तो बड़ी ही कोई गैर संजीदा अप्रोच नहीं है हुकूमत की कि तहरीरी तौर पे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मतीउल्लाह जान साहब, एक तो डिस्ट्रस्ट का लेवल एग्जिस्ट करता है पीटीआई के साथ, जितने भी आज तक मुज़ाकरात हुए हैं वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले यू टर्न ले लिया दोनों तरफ डिस्ट्रस्ट, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारी तरफ तो है, उनकी तरफ वो भी कहते हैं कि है, लेकिन जहाँ इस तरह का माहौल हो और एक हिस्ट्री हो कि मुज़ाकरात किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले ही कालीन खींच दिया जाए, वहाँ एक तो ये फैक्टर है। फिर देखें बात ये है कि मैं और आप एक बात शुरू करते हैं, उसको हम ज़ुबानी करते हैं, अगर हम लिख के करें तो वो तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, उस पर आप आगे पीछे नहीं हो सकते। या फिर एक तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि पीटीआई अंदर कुछ और बात करना चाहती है, बाहर अवाम को कुछ और बताना चाहती है। अवाम के सामने 2 मुतालबात रखें, कमीशन और कैदियों की रिहाई, अब इसमें लिख के देने की क्या, अगर वो लिख के देंगे तो दर्द होगी, उससे तकलीफ शुरू हो जाएगी, वो मुकर तो नहीं जाएंगे ना, तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। मुझे आप एक चीज बताएं, फिर तो वैसे खत्म होगी। लेट्स से कि वो लिख के दे देते हैं कि कमीशन बना दें 9 मई का 26 नवंबर का और कुछ कैदियों को रिहा कर दें, लेट्स से वो लिख के दे देते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो बाद में मजीद मुतालबात नहीं कर सकेंगे? नहीं, इसका मतलब है कि फिर मुज़ाकरात इन चीज़ों के ऊपर होंगे, यानी मजीद किसी चीज़ पर नहीं, मजीद अगर होंगे वो तो आगे मुस्तकबिल को तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि वो रुक जाएगा, लेकिन नहीं आप ये चाह रहे हैं कि वो सिर्फ 2 मुतालबात लिख के दें और बस। देखिए जो वो जिस चीज़ पे बातचीत, देखिए मुल्क कोई मजाक तो नहीं है कि आप यहाँ जो है वो 26 नवंबर भी यही कह रही है कि आप लोग मजाक कर रहे हैं। मसला ये है कि जो हुकूमत कह रही है कि लिख के दें मुतालबात, जब सारी दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि हमारे ये मुतालबात हैं और ये इब्तदाई मुतालबात हैं, ठीक, और आप खुद ये कहने को तैयार नहीं है कि बाद में मजीद पे बात हो सकती है। फिर क्या इब्तदाई मुतालबात, पहले चैप्टर 1 आना है, फिर चैप्टर 2 आना है, फिर चैप्टर 3 आना है, तो हम यही खेलते रहे? नहीं, ये तो मुज़ाकरात के माहौल बनाने के लिए बात है। नहीं, बात ये आप चार्टर ऑफ डिमांड लिख के दें तो उस पर बातचीत शुरू हो जाएगी, यानी कि आपने ये एक चैप्टर वाइज चलना है, तो ये चैप्टर वाइज तो ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर आपने कुछ चीजें तय करनी है कर लें उनको तय, हम तैयार हैं बैठने के लिए। मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद शामिल है? देखिए ये मुज़ाकरात किधर हो रहे हैं? पार्लियामेंट में हो रहे हैं, स्पीकर साहब इनको होस्ट कर रहे हैं। जहाँ भी हो पार्लियामेंट में बहुत कुछ होता है, आपको भी पता है। ये बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद है कि नहीं? हमने उनसे आशीर्वाद नहीं ली, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने ये ज़रूर कहा है कि अब आपस में सियासी जमातों को जो है बातचीत करनी चाहिए, तो वो, और आपने उसको सीरियस ले लिया? नहीं, उसको नहीं हमने सीरियस लिया। हम तो पहले दिन से शहबाज शरीफ एपिक्स कमेटी में कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, उससे पहले भी कह रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस में कि माहौल ठीक करें, तो हम तो उसके मुताबिक चल रहे थे। मेरे ख्याल से इसको सीरियसली पीटीआई ने लिया है। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई ने लिया तो में शामिल है।
नहीं, वो तो मुज़ाकरात में वहाँ तो नहीं बैठी हुई ना जी। नहीं, उनकी मशवरे के साथ हो रहा है ना सब कुछ। देखिए मैं आपको इसका मैं बड़ा मैं आपको क्लियर जवाब है या नहीं है, मैं आपको जो तो ऐसे मामलात होंगे जो सियासी है, वहाँ तो हम चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा। जहाँ कोई ऐसे मामलात होंगे कि सिक्योरिटी की इनपुट की ज़रूरत है तो वहाँ उनसे भी इनपुट अच्छा, सिक्योरिटी की इनपुट के अंदर से। हाँ, बिल्कुल। क्यों मिसाल के तौर पे 9 मई के हवाले से, क्योंकि हमला उन पे हुआ था तो उनसे बातचीत, उन पे उनकी इनपुट ली जा सकती है। तो मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे बाय द वे आप पीटीआई के डेलीगेशन की इमरान खान से? देखिए वैसे तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनकी मुलाकात हो रही है खान साहब के साथ, और वो भी इस मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं उनकी, लेकिन पहले हुई है ना जी ये। अच्छा, जब से ये कमेटी बनी है मुज़ाकरात के राउंड के बाद ये होनी थी ना, वो नहीं हुई। नहीं, अली अमीन गंडापुर राब्ते में है खान साहब से, उनकी मुलाकात भी हो रही है। या तो उन पर एतमाद नहीं है इनको, या फिर वो चाहते हैं कि पूरी वहाँ कमेटी चली जाए, तो इसको भी देख लेंगे, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो रही है। आज हो रही है, कल हो रही है? आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से ये कमेटी तश्कील दी गई है तो उनकी मुलाकात हो रही है। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जारी फौजी अदालतों के अख्तियार समात के हवाले से एक अहम केस, जिसमें आज हफीजुल्लाह नियाज़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी पेश हुए। उनके बेटे हैं सयान नियाज़ी, और उन्होंने भी कुछ गुज़ारिशात सुप्रीम कोर्ट के इस आईनी बेंच के सामने रखी। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज नियाज़ी साहब, आज बतौर वालिद आप पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, रोस्टम पे आप खड़े हुए और आपने बताया कि कोट लखपत जेल में बहुत से सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान जो हैं फौजी अदालत के, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, मगर वहाँ पे भी मुलाकात की वो रसाई नहीं है। जबकि तवक्को ये की जा रही थी कि जब मामलात जेल के हुकाम के पास चले जाएंगे तो वहाँ पे जेल के जो कवायद हैं उनके मुताबिक मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है क्या एक्चुअली? कोट लखपत जेल में आपका क्या तजर्बा रहा? देखिए जी, मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई है, और पहली बात तो यह है कि इसका पूरा एक बैकग्राउंड है, और आप सुप्रीम कोर्ट में देखते रहे, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये मुझे चौथा या पांचवा मौका है कि जो मैं सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ। और हमेशा जब भी प्रोसीडिंग ख़त्म होने लगी है तो मैंने कोशिश करके अपने मौक़िफ़ सामने रखने की कोशिश की है। आज तक तो मैं बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और मेरी बात सुनी भी है, और उसके ऊपर किसी न किसी हद तक मेरी जो तदारुक हुआ है या रेमेडी हुई है या उसका जो है बात जो है उसके ऊपर एक्शन हुआ है। आज पहली बात तो यह है कि जी मैं बहुत ही ज़्यादा दिल गिरफ्ता हूँ, बड़ा पशमुर्दा हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि मैं जब खड़ा हुआ तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी चॉइस थी कि दे या ना दे, एक शहरी पाकिस्तान का। और जब ये मुकदमा उसी तनाज़े में कि वही मुकदमा चल रहा था, और इसी के वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट में आया। और मैं बताऊँ, और सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी ऑर्डर था, आखिरी मिनट जब था छुट्टियों से पहले कि आप मुकदमात के फैसले सुनाएँ और उनको जेल ट्रांसफ़र करें, मेरी ही गुजारिश पे, जबकि मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि आपने लेजिटिमेट करवा दे दिया। मैंने कहा मुझे रहने दें, मैं अपने बेटे को उन कोर्सिव कंडीशन से निकलवा के, और एक जहाँ पे आइन नाफिज है जेल के अंदर, जहाँ पे हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं हर जेल के कैदी को आइन पाकिस्तान गारंटी करता है, एक जेल मैनुअल है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करें तो ताकि आज़ादी मिले। मैं खड़ा हुआ आपके सामने, शायद आप मौजूद थे वहाँ पे मेरा ख्याल में। तो पहली बात तो यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने मुझे जैसे ही खड़ा हुआ तो मैंने कहा मुझे 1 मिनट चाहिए। तो कह सकते थे हम नहीं सुनना चाहते, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने स्नप तो किया, लेकिन जो मेरी साख को पूरी भरी कोर्ट के अंदर अंडरमाइन किया, और एक ऐसी बात की कि जिसने मैं उम्र में उनसे बहुत बड़ा हूँ। क्या बात की? और उन्होंने कहा जी कि आप पत्नी मुझे जो याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि आप फिर आपसे सियासी गुफ्तगू शुरू कर देंगे। हाँ। तो मुझे तकलीफ ये हुई कि मुझे ये नहीं थी, उनकी ये फीलिंग नहीं थी कि एक बाप जैसे अकुलता बेटा बैरिस्टर जो LLM है, जो इनकी फर्टर्निटी क्या है, जिसके पास 4 डिग्री है, वो उसको 8 साल की सजा हुई है, और आप वो कहेंगे वो बाप जो है उसके ऊपर सियासत चमका रहा होगा। उनको पता है कि मेरा सियासत के अंदर
मेरी लीनिंग, मेरा नैरेटिव, इमरान खान साहब के मुझे अपना एक स्टाइल है, लेकिन मुझे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने बेटे को इस वक्त उसी टेक केयर नहीं करता तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा जो कोई शकावत या शकुल कर भी नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने क्या मुझे उन्हें कह दिया कि, तो मैंने तो पहले ये था कि मैंने फिर इशू कहा, मैंने कहा मैं सियासत जो है ना, मुझे तकलीफ हुई है कि इस तरह मेरी पूरी कोर्ट में तौहीन की जाए, और उन्होंने पूरी बात भी जारी की है। 3 बातें मैंने करनी थी। एक बात है कि ज़ाहिर है कि जब जेल, वैसे तो ये सारी बातें पूरी हो जाती कि जेल मैंने उनके साथ जो है ना की जाए, और 10 साल की अब सजा दे रहे हैं, टीवी पे आता है गिल्टी 10 साल, गिल्टी 2 साल, गिल्टी 1 ईयर, गिल्टी 3 ईयर, ठीक है। और कोई ग्राउंड्स होगी ना, एक गिल्टी तो क्वालिफाई नहीं करती ना कि आपकी सजा मौत है। जबकि आज वो एक राजा हारिसा फरमा रहे थे कि जी कोर्ट मार्शल में तो मौत की सजा हो सकती है, दे दें बता ज़ाहिर अगर, तो इसका मतलब ये तो ये, और वो भी ऐसा जो सजा है कि जो एक क्लोज कमरे में हुआ और जैसा कुछ नहीं पता, समरी ट्रायल में इशू ये नहीं, आपने उसकी ग्राउंड नहीं बताई, तो मुसरत हलाली साहब ने कहा कि आपको कोई वजह नहीं बताई। ये मेरी दूसरा शौक था कि एक खबर जो सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है, पूरे नेशनल टीवी पे आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो मुझसे ज़्यादा पता था कि उसकी ग्राउंड नहीं बताई गई। और तीसरा था कि वकला को मिलने दिया जाए, उन्होंने कहा जी आपको अपील का हक मिलेगा, मिलेगा, अब मिलता नहीं मिलता, आप जब जाएंगे तो लखपत में आपको मिलने नहीं दिया गया? नहीं, मिलने तो मुलाकात तो होती है जुमे के जुमे, तो मुलाकात तो वहाँ भी होती थी जुमेरात के जुमेरात, जी आप 4 बंदे मिल सकते हैं फैमिली के जो ब्लड रिलेशन है, तो ये कोई इशू मतलब कल तक उन्होंने अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट मांगी, एडवोकेट जनरल पंजाब, और मैं सिर्फ शहर जो बैठूंगा देखूंगा, अल्लाह करे हो जाए, नहीं होगा तो मैं आप क्या कर सकता हूँ। ठीक है। राना अफजल साहब, फौजी अदालतों में जो जिस तरह की सूरत हाल रही है, अब तो फैसले भी आ गए, सजाएं भी आ गई, यकीन नहीं आता कि एक सियासी जमात है, हुकूमत है उसकी, और वो आम शहरियों को, सिविलियन लोगों को, अपने वोटरों को फौजी अदालतों में ट्रायल की हिमायत कर रही है, उनका अटॉर्नी जनरल उसका दिफा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसी भी सिविलियन का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में नहीं होता। बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो अगर आप जिन पे पूरा उतरते हैं तो फिर आपका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, और उसमें एक ये कंडीशन है कि आप फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर हों या उसकी प्लानिंग अबैटमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जिसके खिलाफ आप ये अपील की जी। तो देखें, तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, तो ये कहना कि सिविलियंस का, वोटर्स का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक सिविलियन अगर एक स्पेसिफिक काम करता है, आपके वोटर तो नहीं हो सकते जिनका हो रहा है, नहीं, अगर हमारे वोटर भी होंगे तो उनका भी हो सकता है। अगर कोई फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर हो सकता है तो आर्मी एक्ट के मुताबिक उसका भी हो सकता है। पाकिस्तान की जो दीगर अदालतें हैं वो इस काबिल नहीं है। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स तो दुनिया भर में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा तो मामला नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी जो हमले हुए वो फौजी अदालतों में उनके केस चले। वहाँ फौजी, अमेरिका में जो ट्रंप पे हमले किए, ट्रंप ने किए, वो उन्होंने फौजियों पे हमला नहीं हुआ है ना, वो फौजियों पे हमलावर नहीं हुए, मिसालें उन्हीं की दी जाती है। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि स्पेसिफिक कंडीशन है कि आप फौजी तनसीबात के ऊपर जब हमलावर होते हैं तो फिर आपका जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में होगा। उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। आप कुछ कहना? थोड़ी सी बात करनी है। देखिए, मुझे पहले तो अफसोस होता है कि कोई सियासी जमात जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को नो मैटर उसके बारे में वो करे। दूसरा बात यह कि सियासी जमात को सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हमने अपना कैपिटल ज़ाया किया, ये भी देखना चाहिए कि किस वजह से ज़ाया किया और क्यों ज़ाया कर रहे हैं आपके। तो इसलिए कि जब आप एक ऐसे मौक़िफ़ की सपोर्ट करेंगे या उनकी आशे वकालत करेंगे, उनके मौक़िफ़ की भले से ठीक हो या गलत हो, लेकिन सियासी जमातों को या मीडिया को कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा और ये वो सियासी जमातें आपकी साख खराब होगी पब्लिक के अंदर, क्योंकि अच्छे कोई इसका हासिल नहीं है। और सियासी जमातों का जो माजी है उसमें भी फौजी हुकूमतों और फौजी अदालतों के साथ उनके तल्ख तजर्बात रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात भी जिस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है, इस मामले पर हुकूमत के साथ ही खड़ी है, जो एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।